जय हिंद। प्रभात पाठशाला अर्थात सुबह की ऑनलाइन पाठशाला में योर मोस्ट वेलकम। अभी तक हमने क्लास 10th की हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड समाजवाद एवं साम्यवाद को पढ़ा है। इसमें प्रारंभ से लेकर अब तक हमने पढ़ा है कि साम्यवाद और समाजवाद किसे कहते हैं, और कुछ समाजवादी विचारकों के विचारों को जाना था, जिसमें सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन, लुई ब्लाक, चार्ल्स फेरियर, ये सभी लोग शामिल थे। उसके बाद से हमने समाजवाद और साम्यवाद के जनक कार्ल मार्क्स का पूरा संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ा हमने। उसके बाद से हमने उसमें देखा कि उनके क्या क्या सिद्धांत थे। उनके 5 सिद्धांत थे: द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, राज्यविहीन और वर्गविहीन समाज की स्थापना तथा मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ये 5 सिद्धांत हमने देखा था, जिसमें सिर्फ इसके नाम पढ़े थे, लेकिन एक ही ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत हमने थोड़े विस्तार में पढ़े थे। उसके बाद से हमने जाना था कि जो यूरोप ही पहला देश है जिसने अपनी वहाँ समाजवादी व्यवस्था को लागू किया। हमने देखा अगर लागू करता है तो पहले उसके वहाँ क्या व्यवस्था थी, तो हम ये जानते हैं कि पहले रूस में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी और उसकी कई सारी खामियां थी, जिसके कारण राजतंत्रात्मक व्यवस्था को समाप्त कर समाजवादी व्यवस्था को अपनाया गया। जिसमें हमने देखा था कि कई सारे कारण थे: मजदूरों की दयनीय स्थिति थी, कृषकों की दयनीय स्थिति थी, औद्योगिकरण की कमी थी। जिस समय में औद्योगिकरण पूरे चरम पे अपना विकास कर रहा था उन्हीं के महादेश में, परंतु वे औद्योगिकरण के मामले में एकदम पिछड़े थे। उसके बाद से हमने देखा रूसीकरण की नीति। उसके बाद से हमने देखा था कि विदेशी जो भी आक्रमण हो रहा है, विदेशी युद्ध में रूस की पराजय हो रही थी। जैसे 1905 ईस्वी में जो क्रीमिया का युद्ध हुआ था जापान और रूस के बीच, इसमें रूस हार गया, लेकिन फिर भी वो इस चीज को छुपा रहे थे कि अपने अपने जनता से कि हम हारे नहीं है, लेकिन वास्तव में हार गए थे। लेकिन ये एक वैश्विक बात है तो छिप ना सकी, और छिपने के न कारण सामने यह आया कि वो बात पूरी जनता में फैल गई। और तब जनता देखी कि ये ना हमारी रक्षा कर पा, ये हमें ना मतलब बेरोजगारी भूखमरी से भी नहीं बचा पा रहे हैं, अब राज्य में अच्छी व्यवस्था भी नहीं कर पा रहे हैं, ऊपर से विदेशी आक्रमणकारियों से भी हमें नहीं बचा पा रहे हैं। तब जनता ने 1905 ईस्वी में क्रांति कर दी और रोटी दो के नारे के साथ सड़क पे निकल आए। उसमें जो वहाँ के शासक थे जार निकोलस द्वितीय, उन्होंने अपनी सैन्य टुकड़ी को आदेश दे दिया कि आप सभी इस पे मतलब निहत्थों पे गोली चलाइए, बस आप इस क्रांति को रोकिए। और वो लोग गोली चलाने लगे, जिसके कारण फिर भी वो क्रांति रुकी नहीं, और उसी को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। वो क्रांति रुकी नहीं, और इसका परिणाम ये निकल के आया कि ड्यूमा नामक प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई रूस में। लेकिन वो भी जैसे ही क्रांति थोड़ी धीमी पड़ी, तो उस व्यवस्था को ही जार ने समाप्त कर दिया। लेकिन वो आग तो अभी अंदर थी, और बुद्धिजीवी पर भी थे जो जनता को प्रेरित करते थे, उनके अंदर राष्ट्रवादी भावना को लाते थे। इस तरह हमने यहाँ तक तो देख लिया कि ये सब कारण बने। अब हम देखते हैं कि तत्कालिक कारण ऐसा क्या हुआ जिसने जो रूस की क्रांति उसको प्रस्फुटित कर दिया। रूस हमने पहले भी देखा था कि रूस की क्रांति को 2 नामों से जाना जाता है: 1917 ईस्वी की क्रांति या बोल्शेविक क्रांति। अब बात ये उठता है कि इसको बोल्शेविक क्रांति क्यों कहते हैं। 1903 सॉरी 1898 ईस्वी में 1898 ईस्वी में एक रशियन डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हुई। रशियन डेमोक्रेटिक पार्टी।
1898 ईस्वी में रशियन डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हुई। लेकिन होता है कि जब एक संगठन बन जाता है, लेकिन जब ज्यादा लोग उसमें जुड़ते जुड़ते जाते हैं, तो कुछ लोग होता है जिनका कुछ समुदाय ऐसा हो जाता है कि उन दोनों में फूट पड़ जाता है, दो दो भागों में विभक्त हो जाता है, उनके विचार अलग अलग हो जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ 1895 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई, जिसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने कराई थी। लेकिन आगे चल के उस वो भी जो एक पार्टी थी वो दो भागों में बट गई, गर्म दल और नरम दल। अर्थात गर्म दल में वो लोग शामिल हुए जो जो हिंसा के द्वारा अपने राष्ट्र को आजाद कर लेना चाहते थे, और नरम दल में वो लोग शामिल हुए जो शांति पूर्वक बिना कोई युद्ध के, बिना कोई हिंसा के अपने राष्ट्र को आजाद करना चाहते। इसलिए इन दोनों के विचारों में टकराव हुआ, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी का विघटन हो गया। सेम वही यहाँ पे भी हुआ, जो 1898 ईस्वी में रशियन डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हुई, उसमें ये भी दो भागों में बंट गया, जिसका एक नाम था मैनेशेविक और दूसरे का नाम था बोल्शेविक। पहले का नाम था मनसेविक और दूसरे का नाम था बोल्शेविक। तो जो मनसेविक वर्ग में जो देश के उच्च, जिनके पास संपत्ति थी थोड़ी बहुत, मतलब मध्यम, जो यूं कह ले कि पूंजीपति भी पूरे तरह से नहीं थे और पूरी उनकी स्थिति दयनीय भी नहीं थी, अर्थात ये बीच के लोग थे और ये मध्यम वर्ग के लोग थे, अभिजात वर्ग के लोग थे मनसेविक में। और बोल्शेविक में जो राष्ट्र के सबसे नीचे तबके के लोग थे, जो निर्धन थे, गरीब थे, जैसे मजदूर हो गए, कृषक हो गए, जिनकी स्थिति समाज में दयनीय थी, अर्थात सर्वहारा वर्ग के लोग इसमें शामिल थे। और सर्वहारा वर्ग में वो किसान, मजदूर, शिक्षक, ये सभी वर्ग सर्वहारा वर्ग में आते हैं। और बोल्शेविक में सर्वहारा वर्ग आए, मनसेविक में जिनकी स्थिति अच्छी थी वो लोग आए। और हम देखते हैं कि जो सर्वहारा वर्ग है, जैसे किसान, मजदूर, इन लोगों पे ही तो ज्यादा अत्याचार हुए हैं, और वो लोग बोल्शेविक में थे और उन लोगों ने ही क्रांति को किया। इसलिए 1917 ईस्वी में जो क्रांति हुई उसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब हम इस क्रांति के तत्कालिक कारण को देखते हैं। तत्कालिक कारण हुआ ये कि जो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, और रूस की पराजय जर्मनी के कारण हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। आप हमें बताइएगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। और चूंकि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें हमने क्लास 9th में पढ़ा है कि जो रूस था वो मित्र राष्ट्र के तरफ से शामिल थे। प्रथम विश्व युद्ध में दो गुटों में बटा हुआ था, एक मित्र राष्ट्र और दूसरा था धुरी राष्ट्र। तो जो रूस था वो मित्र राष्ट्र की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ था। तो और ऐसे में पहले तो रूस की पराजय हो गई युद्ध में, और उसी समय हम देख रहे हैं कि जो वहाँ की रूस की स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय थी। और रूस युद्ध में इसीलिए शामिल हुआ था कि वहाँ की जो जनता है उनका ध्यान क्रांति और इन सब से हटाकर युद्ध पे ला दिया जाए, दिखा दिया जाए कि हम युद्ध में फंसे हुए हैं, इसलिए आपकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन परंतु इसमें भी उनकी हार हो गई। उनकी हार तो हुई ही, लेकिन जब जो राजा और सैनिक युद्ध में गए हुए थे उसी वक्त वहाँ की रानी थी जार निकोलस द्वितीय की पत्नी थी जरीना, और उनके गुरु थे रासपुटिन। ये लोग
दरबार में थे और इन्होंने राजमहल में रहते हुए कई सारे षड्यंत्र कर दिए, जिसकी वजह से जो राजकुल की और राज दरबार की जो भी थोड़ी बहुत गरिमा बची थी वो भी पूर्णतः गिर गई। अब जनता ने देखा कि हम कहीं से भी सुरक्षित नहीं हैं और जब तक देश की बागडोर एक अच्छे शासन के हाथ में नहीं जा सकेगी, तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए 1917 ईस्वी में जनता ने क्रांति कर दिया। लेकिन जो 1917 ईस्वी की क्रांति हुई उसके सिर्फ एक ही चरण नहीं थे, ये क्रांति दो चरण में हुई थी। ये 1917 की क्रांति दो चरण में हुई। एक को कहते हैं मार्च 1917 की क्रांति, चूंकि ये दोनों क्रांति एक ही वर्ष में हुआ था। पहला मार्च 1917 की क्रांति कहलाती है और दूसरा नवंबर 1917 ईस्वी की क्रांति। दूसरा मार्च 1917 ईस्वी की क्रांति। ये जो दूसरा है नवंबर 1917 ईस्वी की क्रांति। और जो क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में थी उसमें लेनिन, जिनको रूसी क्रांति का जनक कहा जाता है, वो शामिल थे। ये जो मार्च 1917 ईस्वी की क्रांति हुई ये 22 फरवरी से ही शुरू हो गई, लेकिन 22 फरवरी पुराने कैलेंडर के अकॉर्डिंग, हम अभी पढ़ेंगे रूसी कैलेंडर को, क्योंकि 18 से पहले वहाँ जूलियन कैलेंडर अपनाया जाता था और बाद में ग्रेगोरियन कैलेंडर अपनाया गया, इसलिए उस डेट को लेके कई सारे कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं। लेकिन उसको कहा जाता है मार्च 1917 की क्रांति, वो नए कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग। और जो बाद में जो कैलेंडर अपनाया गया उसके अनुसार क्रांति की शुरुआत 7 मार्च से हुई और 7 मार्च से ही जो भी वहाँ की जो बोल्शेविक वर्ग, सर्वहारा वर्ग के लोग थे वो क्रांति के निकल गए। और क्रांति में उनका जो नारा था वो रोटी दो के नारे के साथ ही थे। उसमें किसान वर्ग भी शामिल थे और जो भी फैक्ट्री की महिलाएं थी वो भी शामिल थी, अर्थात मजदूर वर्ग भी शामिल थे। और यहाँ तक कि जार निकोलस की एक बहुत ही विश्वस्त सैन्य टुकड़ी थी, प्रेओब्रेस्की सैन्य टुकड़ी, प्रेओब्रेस्की रेजिमेंट, उसने भी यहाँ तक उस सैनिक ने भी विद्रोह कर दिया। और जब किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, सैनिक वर्ग और सारे वर्ग जब विद्रोह कर देंगे तो जो वहाँ की अगर जनमत संग्रह होगा तो राजा को तो हटना ही पड़ेगा। और इसका परिणाम निकल के आया कि उसके 7 मार्च को ये सब क्रांति करने लगे। 3-4 दिन तक क्रांति हुई और 12 मार्च 1917 को जो वहाँ के शासक थे जार निकोलस द्वितीय, उन्होंने अपनी गद्दी त्याग दी, गद्दी पर से हट गए। 12 मार्च 1917 को तो वहाँ के जो शासक थे जार निकोलस द्वितीय, उन्होंने अपना गद्दी त्याग दी। अब राष्ट्र में नई सरकार चाहिए था और इसके लिए एक बुर्जुआ सरकार की स्थापना हुई लोआब के नेतृत्व में। 15 मार्च 1917 ये गद्दी त्याग दी गई। और 15 मार्च 1917 ईस्वी को लोबाब के नेतृत्व में बुर्जुआ सरकार बनी। लेकिन जो वहाँ की जनता थी वो सिर्फ राजनीतिक रूप से ही स्वतंत्र नहीं होना चाहती थी, और भी कई सारी आकांक्षाएं थी, जिसमें ये जो बुर्जुआ सरकार थी वो प्रतिकूल रही, वो अनुकूलन न बना सकी। और इसका परिणाम निकल के आया कि कुछ ही दिनों पश्चात बुर्जुआ सरकार गिर गई। उसके बाद से उदार समाजवादियों की एक सरकार बनी केरेस्की के नेतृत्व में। परंतु ये जो केरेस्की के नेतृत्व में उदार समाजवादियों ने जो स्थापना हुई थी, उदार समाजवादी के नेतृत्व में केरेस्की ने जो सरकार स्थापित की थी उसने भी जो वहाँ के बोल्शेविक वर्ग के लोग थे उनका
विश्वास मत नहीं प्राप्त कर सकी, इसलिए वो सरकार भी गिर गई। उसके बाद से हुआ नवंबर 1917 की क्रांति। ये हम आगे जानेंगे कि नवंबर 1917 की क्रांति के घटनाक्रम क्या थे। तब तक कि आप बुक को लाइन टू लाइन पढ़िए। डेट्स ऑल। जय हिंद।